दोस्तों ये स्टोरी मेरे को भेजी है सचिन कुमार जी ने। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद ये स्टोरी भेजने के लिए। और अगर आपको भी मेरे को स्टोरी भेजनी है तो मैंने आपको इंस्टा आईडी और जीमेल अकाउंट ये दोनों भेज रखे हैं। आप मेरे को दोनों पे किसी पे भी भेज सकते हैं। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं की आवाज़ में बोलूँगा। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले से हूँ। मैं अब चंडीगढ़ शहर में रहता हूँ और ये बात है 2020 की, जब पूरे शहर में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था। उस वक्त मैं चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। मेरी नाइट शिफ्ट थी। हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल था कि अब जगह नहीं थी वहाँ पर पैर रखने की भी। मैनेजर ने कहा कि सचिन, तुम्हारी शिफ्ट अब दूसरे डिपार्टमेंट में कर दी गई है। जब मुझे पता चला कि मैनेजर ने मेरी शिफ्ट एक कैंसर वाले डिपार्टमेंट में कर दी तो मुझे बहुत घबराहट हुई, क्योंकि कैंसर वाली बिल्डिंग अभी नई बनी थी और वो पूरी बिल्डिंग खाली रहती थी। वहाँ काफ़ी बुरी घटनाएं मैंने सुन रखी थी जो मुझे दूसरे सिक्योरिटी गार्डों ने बता रखी थी। मैं काफ़ी डरा हुआ था। और दूसरी बात, मुझे सिक्योरिटी के काम में अभी 3 महीने ही हुए थे और मेरी उम्र भी सिर्फ 23 साल की थी। मुझे इतना तजुर्बा नहीं था अभी यहाँ पर काम करने का। कुछ दिन मैं सही से काम कर पाया उस कैंसर वाले डिपार्टमेंट में, लेकिन अगले दिन मुझे सुपरवाइज़र ने कहा, तुम्हें रात को पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगाना है, जिसमें कम से कम 15 फ्लोर थे। अब मैं इतनी सुनसान बिल्डिंग में अकेला था, ऊपर से इतनी बड़ी बिल्डिंग में घूमना, मुझे और दिक्कत हो गई। मुझे लिफ्ट का सहारा लेकर पूरी बिल्डिंग का चक्कर काटना पड़ता था। एक समय की बात है, जब मैं चौथे फ्लोर पर था तो चक्कर काट रहा था। अचानक मुझे ऊपर वाले फ्लोर से किसी के घसीट जाने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर घसीट घसीट कर चल रहा हो या कुछ रगड़ रहा हो। मैं बिना सोचे समझे दबे पाँव ये समझकर चला गया कि देखता हूँ ऊपर क्या गड़बड़ है। जब मैं ऊपर पहुँचने वाला था तो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मैंने अच्छी तरह से नज़र मारी तो देखा पूरी बिल्डिंग खाली थी, अंदर कुछ नहीं था, क्योंकि अभी वो बिल्डिंग नई बनी थी और उसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ था। मैं उस फ्लोर को चेक करके ऊपर वाले फ्लोर पर नज़र मारने को चला गया तो मैंने ऊपर की विंडो से नीचे की ओर नज़र मारी तो क्या देखता हूँ, नीचे मैदान में लाइन पर व्हीलचेयर लगाई हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि वो हिल रही थी और आगे पीछे हो रही थी। मैं उस वक्त काफ़ी घबरा गया और मेरे पसीने छूटने लगे। मैं ऊपर से नीचे देखता रहा। अचानक मैं जिस कांच की विंडो से नीचे देख रहा था तो मैंने विंडो के शीशे से अपने पीछे किसी औरत को देखा जो काफ़ी डरावनी थी। मैं एकदम से नीचे गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। और मैं अपने आप को घसीटते घसीटते नीचे तक उतरा और मैंने देखा जिस व्हीलचेयर को मैंने हिलता देखा था उस पर मैंने उसी औरत को बैठे देखा जो मैंने 4th फ्लोर पर देखी थी। मैं बयां नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा कि उसके हाथ घुटनों से नीचे तक जा रहे थे और शरीर की लंबाई लगभग 9 या 10 फीट की होगी। मेरा दम घुट रहा था और मुझे सिर्फ वॉकी टॉकी नज़र आया जिसके माध्यम से मैं आगे संदेश भेज पाया कि मुझे सख्त मदद की ज़रूरत है, कृपया जल्दी कैंसर वाली डिपार्टमेंट पर आएं। बस इतना कहते ही मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मैं गिर गया। फिर ये मानो कि मुझे चक्कर आ गया था।
सुबह के 4 बजे मेरी आँख खुली और मैंने अपने आप को डॉक्टर की टीम के साथ देखा, जो मुझे दूसरे वार्ड पर ले गए थे। मुझे काफ़ी तेज़ बुखार था, जिसके कारण मैं उसी दिन बिना कहे जॉब छोड़कर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। कोविड के समय सरकार ने आने जाने में पाबंदी लगा रखी थी, तो मैंने अपने साथ प्रूफ रखा था, ताकि पुलिस वालों ने रास्ते में रोक लिया तो उनको सारा प्रूफ दिखा दूंगा। मगर मेरी किस्मत सही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने गांव पहुंचकर जब मैंने अपने माता पिता को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया, तो उन्होंने बिना सोचे समझे मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मैं काफ़ी दिन बीमार रहा और मुझे बुरे सपने आते थे, और कई बार मुझे ऐसा आभास होता था कि रात को सोते समय कोई मेरे सीने पर बैठा है, जिसके कारण मैं ना तो चिल्ला पाता था और ना ही कुछ बोल पाता था। मेरे माता पिता ने मेरा इलाज करवाया, फिर मैं कुछ समय बाद धीरे धीरे सही हुआ। इस हादसे के कारण कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उस बिल्डिंग पर जाने के लिए मना करता था। बहुतों ने तो ये कहा कि भले हमें नौकरी छोड़नी पड़े, पर हम उस जगह काम नहीं करेंगे। करना मैं भी नहीं चाहता था, मगर कोविड की महामारी और काम ना मिलने की वजह से मजबूरन मुझे फिर से वही काम करना पड़ा। तो बस ये था मेरा अनुभव। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। रात के 12 बज रहे थे। आसमान काले बादलों से छाया हुआ था। तेज़ और ठंडी हवा चल रही थी। निखिल फुल स्पीड से अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई और निखिल रोड पर बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी निगाह एक पुराने बंगले पर गई, जिसका गेट खुला हुआ था और उस बंगले के बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, मोहिनी डांस इंस्टीट्यूट। बारिश अचानक और ज़्यादा तेज़ हो गई। निखिल अपनी बाइक खड़ी करके उस बंगले के गेट के अंदर जा बदला। निखिल अपने आप से, अरे यार, ये बारिश भी अचानक कहाँ से आ गई? थोड़ी देर बाद हो जाती तो क्या बिगड़ जाता। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। वो अपने कदम अपनी बाइक की ओर बढ़ाने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में घुंघरू की आवाज़ टकराई। घुंघरू की आवाज़ सुनकर निखिल इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन अचानक से आवाज़ आना बंद हो गई। निखिल इसे अपना वहम समझकर फिर से अपनी बाइक की ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे घुंघरू की आवाज़ फिर से सुनाई दी, मगर इस बार आवाज़ थोड़ी तेज़ थी। निखिल ने जब ध्यान लगाकर सुना तो उसने पाया कि आवाज़ अंदर से आ रही थी। निखिल जैसे ही कमरे के अंदर घुसा, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। निखिल बुरी तरह से घबरा गया था। तभी अचानक निखिल को तो चमकती हुई बल्ब जैसी आंखें दिखी, लेकिन अचानक वो कमरा मोमबत्तियों से जगमगाहट उठा। निखिल के सामने एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। निखिल को निहार रही थी वो। निखिल ने देखा उसके पैरों में मोटे मोटे घुंघरू बंधे हुए थे। कौन हो तुम, और ये बंगला तो बरसों से खाली से पड़ा हुआ है ना? उस स्त्री ने बड़े प्यार से कहा। ये बंगला तो मेरा ही है, मैं तो यहीं रहती हूँ। निखिल ने कहा, लेकिन मैं यहाँ से कई बार गुजर चुका हूँ, ये बंगला तो खाली पड़ा रहता है। क्या तुमने इस बंगले को लेकर अफवाहें भी सुनी है? निखिल ने कहा, सुनी है, मगर उन सब बातों पर यकीन नहीं करता। निखिल ने यह बोला ही था कि अचानक उस स्त्री का शरीर किसी जले शरीर की तरह हो गया और नाखून भेड़ियों जैसे पंजों में बदल गए और एक जोरदार चीख उस बंगले में गूंज गई। दूसरे दिन निखिल उस बंगले के बाहर मृत पड़ा हुआ था। इस घटना के 3 दिन बाद एक कार अचानक से आकर उसी बंगले के पास आकर रुक गई
कार के अंदर डांसिंग क्लास के कुछ स्टूडेंट थे। उन्हीं स्टूडेंट ने ड्राइवर से कहा, क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर ने कहा, गाड़ी रोकी नहीं है, रुक गई। वैसे भी लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। इतना कहकर ड्राइवर बाहर निकलकर किसी से पता पूछने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक युवती अपनी ओर आते दिखाई दी। ड्राइवर ने उससे पूछा, सुनिए, क्या आप बता सकती हैं कि मिसेस मोहिनी का बंगला कहाँ पर है और यहाँ से कितनी दूर है? उस युवती ने रहस्यमय अंदाज से कहा, आप उन्हीं बंगले के सामने खड़े हैं। इतना कहकर वो चली गई और ड्राइवर सोच में पड़ गया। उन स्टूडेंट की टीचर मंजू ने कहा, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनो, हम सिर्फ आज रात यहाँ रुकेंगे और कल शाम को यहाँ से चले जाएंगे। मिसेस मोहिनी एक रिस्पेक्टेड लेडी हैं, तो ध्यान रहे उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो पाए। अर्चना, पूजा और दिया, तुम तीनों बेस्ट डांसर हो, अपना और दूसरे स्टूडेंट का ध्यान रखना। लेकिन मैम, हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये बंगला तो बिल्कुल खाली दिख रहा है, मुझे लगता है हम गलत एड्रेस पर आ गए हैं। मंजू ने कहा, अर्चना मिसेस मोहिनी अपने बंगले में ही डांसिंग इंस्टीट्यूट चलाती हैं और यहाँ देखो, उनके नाम की प्लेट भी लगी हुई है। उनके ड्राइवर ने सोचते हुए मंजू से कहा, मुझे लगता है अर्चना मैडम सही बोल रही हैं। मंजू ने कहा, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें नेम प्लेट नहीं दिख रही? ड्राइवर सोचते हुए, हाँ दिख तो रही है, लेकिन इस बंगले को देखकर लगता है कि ये बहुत बहुत सालों से खाली पड़ा है। मंजू ने कहा, अभी पता लग जाएगा। इतना कहकर मंजू ने डोरबेल बजा दी। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत ने गेट खोला और वो सबको घूरकर देखने लगी। क्या मिसेस मोहिनी का बंगला यही है जो डांस टीचर हैं? बूढ़ी औरत रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराती हुई, जी हाँ, मिसेस मोहिनी का घर यही है, आप सब सही जगह आए हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे ग्रुप को मिसेस मोहिनी ने यहाँ पर इनवाइट किया था, हमारी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, आप लोग अंदर आ जाओ, मिसेस मोहिनी अभी किसी काम से बाहर गई हुई हैं और वह अक्सर रात में लौटती हैं। मंजू और सब लोग अंदर चले गए, सिवाय ड्राइवर को छोड़कर। अंदर पूजा उस बंगले को गौर से देख रही थी। मंजू ने पूछा, क्या देख रही है पूजा? पूजा ने कहा, कुछ नहीं मैम, बस मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मंजू ने कहा, क्या अजीब सा लग रहा है? पूजा ने कहा, यही कि मिसेस मोहिनी जी ने हम सब लोगों को यहाँ इनवाइट किया है, लेकिन इन बंगलों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई सालों से कोई नहीं आया। मंजू ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही? वैसे भी कल हमें यहाँ से चले जाएंगे। तभी वो बूढ़ी औरत ने कहा, खाना लगा दिया है और आपके सोने के लिए कमरा भी तैयार है। सभी लोग खाना खाकर कमरे में सोने के लिए चले गए। रात हो चुकी थी। पूजा, अर्चना और दिया एक रूम में लेटे हुए थे। अर्चना और दिया सो गई थी, मगर पूजा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक पूजा के कानों में घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी और वह चौंक कर उठ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई नृत्य कर रहा हो। पूजा धीरे धीरे कदमों से उस ओर चली गई जहाँ से घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही पूजा ने दरवाजे को खोला तो उसके सामने खूबसूरत 35 वर्षीय महिला खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। आप कौन हैं? उस औरत ने कहा, मेरे ही बंगले में आकर मुझसे ही पूछ रही हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम मोहिनी है। पूजा ने कहा, आप ही मिसेस मोहिनी हैं? हम सब तो आपका वेट करते करते ही सो गए। खाने पर भी हमारे साथ नहीं थी आप। वैसे आपके घुंघरू की आवाज़ मैंने सुनी थी और मैं वही आवाज़ सुनते हुए मैं यहाँ आ गई। लगता है मैंने आपको डांस करते में डिस्टर्ब कर दिया। मोहिनी ने कहा, नहीं, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। पूजा ने कहा, वैसे आपके घुंघरू की आवाज़ रात में काफ़ी दूर तक जाती है, काफ़ी पुराने किस्म के लगते हैं।
इतना कहकर पूजा उस औरत के पैरों को देखने लगी, मगर जैसे ही पूजा की निगाह मोहिनी के पैरों की ओर गई तो उसके सनाका निकल गया। उस औरत के पैर उल्टे थे कि अचानक वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और देखते ही देखते उसका चेहरा भयानक हो गया। उसके चेहरे की खाल जले हुए शरीर जैसी हो गई और नाखूनों जैसे कि भेड़ियों के पंजे की जगह ले लियो। यह सब देखकर पूजा बुरी तरह से चीखने लगी। मोहिनी ने एक ही झटके में पूजा की गर्दन उतार दी और देखते ही देखते उसके सारे शरीर का खून पी गई। पूजा की चीख से अर्चना और दिया चौंक कर उठकर बैठ गईं और दोनों ने एक साथ कहा, ये पूजा की आवाज़ है ना? पूजा कहाँ है? अचानक उन दोनों की निगाह कमरे की छत पर गई। उन दोनों ने देखा छत मोहिनी भयानक शक्ल में छत पर चिपकी हुई है, उन दोनों को देख रही थी। अचानक उस औरत ने अर्चना को दबोच लिया और देखते ही देखते उसने अपने दोनों दांत अर्चना की गर्दन में गाड़ दिए। ये सारा मंजर देखकर दिया चीखने लगी। वही हाल उसने दिया का भी किया जो हाल उसने अर्चना का किया था और पूरा बंगला दिया की चीखों से गूंज उठा। चीख आवाज़ सुनकर मंजू, जूही और शिल्पा दौड़ी हुई पूजा अर्चना दिया के कमरे में जैसे ही आई तो सामने का नज़ारा देखकर उनके होश फख्ता हो गए। उन दोनों की लाश देखकर उन दोनों ने कहा, ये हम कहाँ आ गए? मैम, ज़रूर हम कहीं गलत जगह पर आ गए हैं। मंजू ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, सबसे पहले तो हमें अपनी जान बचाकर सब लोगों को यहाँ से भागना होगा। वह लोग उस बंगले के मेन गेट की तरफ भागकर सीधा बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहाँ मोहिनी अपने भयानक रूप में पहले से ही खड़ी थी। मंजू चीखकर बोली, शिल्पा और जूही, तुम लोग अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। मंजू ने कहा ही था कि अचानक उसने मंजू का गला पकड़ लिया और उसको हवा में उछाल दिया। शिल्पा और जूही गेट को खोलने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। वो चिल्ला रही थी मगर गेट खुल ही नहीं रहा था और वह चुड़ैल धीरे धीरे करके उनके करीब चली आ रही थी। अचानक गेट खुल गया और चुड़ैल उन्हें दबोचने के लिए फुर्ती से आगे बढ़ी, मगर शिल्पी और जूही को किसी ने पकड़कर बाहर की ओर खींच लिया और उस गेट को बंद कर दिया। शिल्पी और जूही ने देखा वहाँ आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। शिल्पा और जूही ने आंखों देखी घटना वहाँ के लोगों को बताई। भीड़ में से एक व्यक्ति ने उन दोनों से कहा, ये बंगला आज से 30 साल पहले मोहिनी नाम के गुस्सैल औरत का था जो एक डांस टीचर भी थी। वो अपने बंगले में ही डांस भी सिखाती थी। वो अकेली ही इस बंगले में रहती थी। उसके ही रिश्तेदारों ने उससे परेशान होकर उसे जिंदा जलाकर मार दिया। तब से ही उसकी आत्मा इस बंगले के अंदर भटकती रहती है और मुसाफिरों को रूप बदल बदल कर लोगों को भ्रमित करके इस बंगले की ओर ले आती है और उन्हें मारकर उनका खून पी जाती है। तुम्हें जिस मोहिनी ने इनवाइट किया उसका घर तो यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। ये बंगला तो मोहिनी डायन का है जो आधी रात को अब भी घुंघरू पहनकर नाचती है। 4 दिन से लगातार जमकर बारिश हो रही थी और नदी में कंकड़ भी भरपूर मात्रा में बहकर आ गए थे। नदी के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग यहीं से कंकड़ निकालकर बेचते और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आज संयम और करण जब से बारिश ख़त्म हुई तब से कंकड़ निकाल रहे थे। बारिश शाम 4 बजे के बाद बंद हो गई थी। नदी में कंकड़ भी बहुत बहकर आ रखे थे। वैसे तो बहुत लोग कंकड़ निकाल रहे थे और निकालकर जमा कर रहे थे। अपने अपने जगह पर सभी लोग पूरे बराबर कंकड़ निकाल चुके थे, लेकिन संयम और करण दोनों काफ़ी गहरे दोस्त थे। दोनों ने कहा, आज कंकड़ बहुत ज़्यादा हैं,
इसलिए अधिक पैसे बन जाएंगे। निकालते निकालते लगभग उन्हें 12 से 1 रह गए होंगे। संयम ने करण से कहा, करण, पानी से बाहर आ जा, थोड़ा सिगरेट पीते हैं, इससे थोड़ी शरीर में गर्माहट भी आ जाएगी। करण ने जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई, आ रहा हूँ बस। इतना कहकर वो भी पानी से बाहर आ गया। अब संयम ने सिगरेट जलाई और संयम और अरविंद दोनों सिगरेट पी रहे थे और इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। तभी संयम ने कहा, करण, इस बार तो मज़ा आ जाएगा यार। हमने इतनी देर में लगभग 2 गाड़ी कंकड़ से भर ली हैं और हम आज रात तक यहाँ से निकल लेंगे। कम से कम 4 बजे तक हम 3 गाड़ी भर लेंगे। करण ने संयम से कहा, हाँ भाई, सही कह रहा है तू, इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। फिर सिगरेट ख़त्म करके दोनों फिर अपनी अपनी जगह पर जाकर पानी में उतर गए और कंकड़ निकालने के लिए अब काम करने लगे। लगभग 1 घंटा बीत गया होगा। तभी करण को नदी में आगे किसी के बड़े तेज से कूदने की आवाज़ आई और ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ। करण तुरंत पानी से बाहर आ गया और उसने संयम को भी बाहर बुलाया। संयम के बाहर आते ही करण ने कहा, भाई, तूने वो सुना? तुझे भी वो सुनाई दिया जो मैंने सुना? संयम ने रमेश से कहा, नहीं भाई, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। संयम रमेश को समझा रहा था कि यार ऐसी तो कोई आवाज़ भी नहीं आई हमें, और तुझे तुझे क्यों आई फिर आवाज़ ये ऐसी। और फिर इन दोनों की बातचीत चली रही थी। तभी संयम और करण भागते हुए उस तरफ गए जहाँ से आवाज़ आई थी। उस समय पानी भी बड़ी तेज़ रफ्तार में चल रहा था, इसलिए उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस पानी की आवाज़ ही आ रही थी। लेकिन फिर भी दोनों ने टॉर्च जलाकर देखने की बहुत कोशिश करी, पर उन दोनों को ही वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर दोनों वापस अपनी जगह पर आके खड़े हो गए, पर दोनों अभी भी वही सोच रहे थे, क्योंकि बेशक आवाज़ करण को ही आई थी, लेकिन महसूस संयम ने भी करी थी। कंकड़ निकालने के लिए सब लोगों ने डैम बना रखे थे, इस वजह से कोई पानी में बह भी नहीं सकता था। तो फिर किसकी आवाज़ थी और किसकी आवाज़ करण को सुनाई दी थी? और अगर कोई पानी में गिरा तो कहाँ है वो फिर? यही सब सोचकर दोनों फिर कंकड़ निकालने लगे। लेकिन 20 मिनट बाद दोनों फिर बाहर निकल गए। करण ने कहा, संयम, मुझे अब डर लग रहा है, मुझे को बहुत घबराहट हो रही है, बहुत। अरे, तुमने कुछ सुना? अब की बार संयम ने कहा, इस बार तो कुछ नहीं सुना, क्योंकि इस बार क्या हुआ? फिर करण ने कहा, जंगल में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई वहाँ पर तड़प तड़प कर चिल्ला रहा है और बहुत तेज तेज से आवाज़ लगा रहा है और रो रहा है, पर संयम को ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। करण ने घड़ी देखी, टाइम लगभग 3:30 बज चुके थे। संयम ने करण को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको कोई वहम हुआ होगा। पर करण को पूरा विश्वास था, उसे कोई वहम नहीं हुआ था। करण ने अपने कानों से साफ साफ सुना था, इसलिए करण ने कहा, अब घर चलते हैं, कंकड़ जितनी निकल गई हैं ठीक है, बाकी कल सुबह निकाल लेंगे। करण की बात आधे में काटते हुए संयम ने कहा, चल ठीक है यार, पहले अपने कंकड़ निकालने वाले औजार लेकर चलते हैं। घर का रास्ता नदी पार करके जंगल से होकर जाता है। अक्सर दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सब लोग सामान्य रूप से आते जाते रहते हैं, लेकिन रात को लोग यहाँ से आने जाने से भी घबराते हैं। और इधर
आने के नाम से भी उनके रूह कांप जाती है। लेकिन फिर भी घर जाने का कोई और रास्ता था भी नहीं। दोनों अब जंगल के अंदर पहुंच गए थे। तभी संयम ने कहा, वो तूने देखा क्या? वहां देख, वो क्या है? इस बार संयम भी डर गया। संयम जो अब तक कह रहा था ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, लेकिन अब संयम की भी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि दोनों ने देखा जंगल के हर तरफ कंकालों का ढेर पड़ा हुआ है और वहाँ पर सिर्फ कंकाल ही कंकाल नज़र आ रहे हैं। दोनों सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दिन में जब वो यहाँ पर आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, पर अचानक ऐसा क्या हो गया है? तब करण ने संयम से कहा, अब वापस जाना ही ठीक होगा यार, हमें जितना जल्दी हो उतना जल्दी घर पहुंचना होगा। थोड़ा आगे ही गए थे, तभी ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बहुत तेज़ गुर्रा रहा हो, और थोड़ी देर में ही वो गुर्राने की आवाज़ बहुत तेज़ हो चुकी थी। लेकिन आगे जो हुआ, ये संयम और करण ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था और ना कभी महसूस किया था। संयम और करण आवाज़ सुनकर बहुत तेज़ी से भागने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ख़त्म ही ना हो रहा हो। भागते हुए ही संयम ने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग 4 बज गए थे, लेकिन अभी भी वह जंगल में ही थे। अब दोनों के होश उड़ रहे थे, क्योंकि मात्र 10 मिनट का रास्ता होता है जंगल से बाहर निकलने का, लेकिन पूरे 25 मिनट बीत चुके थे और अभी करण और संयम जंगल में ही थे। उन दोनों के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जंगल में वो किस दिशा जाना चाहते हैं या फिर कहाँ से भागें, किधर जाएं। और ऊपर से 4 बजे के वक्त में भी वहाँ पर अंधेरा बहुत घना था और इस घने जंगल में भयानक से भयानक किस्म की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। तभी रमेश ने चारों तरफ टॉर्च मारी और जब आगे की तरफ देखा तो दोनों की हालत जैसे खस्ता हो गई हो, क्योंकि दोनों ने देखा एक बहुत लंबा और बड़ा भयानक, उसे आदमी कहना ठीक नहीं होगा लेकिन दानव ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी गर्दन आगे को झुकी हुई थी और वो इतना पतला था जैसे उसने सालों से कुछ खाया ना हो, लेकिन उसका कद इतना लंबा कि पेड़ भी कम पड़ रहा हो। उस आदमी को देखकर संयम और करण जहाँ थे वहीं के वहीं जम गए। संयम ने करण से कहा, शायद ये कोई बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन करण समझ चुका था ये वही है जिसके बारे में मोहल्ले के लोग बताते कहते हैं। तभी अचानक से वो जानवर जैसे दिखने वाला बड़ा कद वाला दानव उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसको अपनी ओर बढ़ते हुए देख दोनों बहुत तेज़ी से भागने लगे। करण और संयम जंगल के पीछे की तरफ भागने लगे। करण को पता था कि अगर ये वैसी कोई भी चीज़ है जिसके बारे में गांव वाले कहा करते हैं, तो गांव वालों ने पहले भी कह रखा था कि अगर ऐसा कोई दानव है तो वो माचिस से ज़रूर डरता है। अब इसके पीछे पता नहीं क्यों, लेकिन वो माचिस से ज़रूर डरता है। तभी करण ने संयम को कहा, संयम माचिस निकालो। लेकिन संयम ने कहा, माचिस तो हम नदी के किनारे भूल गए हैं। तभी करण ने अपनी टॉर्च की लाइट उस भयानक दिखने वाले राक्षस पर मारी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बहुत तेज उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। संयम और करण पूरी रफ्तार से पीछे की तरफ भाग रहे थे। तभी दोनों वहाँ पर नदी के पास पहुँच गए और उन दोनों ने ही नदी में छलांग लगा दी और नदी पूरी तैरकर दूसरी तरफ को जाने लगे। लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर वही जानवर, या फिर कह लो वही शैतान, वो जो भी था वो उनकी तरफ तेज़ी से बढ़कर आ रहा था। दोनों ने अब जैसे ठान लिया था
कि बेशक मौत आ जाए लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। तब उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी उस नदी को पार करने में, और कैसे ना कैसे करके वो नदी के दूसरे किनारे पर आ ही गए थे। और जैसे ही वो ऊपर चढ़े, लेकिन उन्होंने जैसे ही वहाँ पर पीछे देखा तो वो शैतान भी नदी को पार करके आ रहा था। उस शैतान की आँख इतनी लाल थी जैसे कि किसी का रक्त पूरा उसकी आँखों में चढ़ा हो। उसके हाथ के नाखून इतने गाढ़े थे जैसे कि अगर उसने किसी के सर को टच भी कर लिया तो उसका सर उसके हाथ में आ जाए। और वो बहुत तेज़ी से उन्हीं की तरफ आ रहा था। लेकिन अब वो दोनों उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर अपनी जैसे हिम्मत हार चुके थे। तब लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शायद करण और संयम पर उस दिन भगवान की कृपा रही होगी। तभी दोनों नदी के अब इस तरफ आने लगे जहाँ वह कंकड़ निकल रहे थे, और दोनों तुरंत नदी से बाहर निकलकर अपनी माचिस उठा लेते हैं और पास में रखे सूखे पत्तों में वहाँ पर आग लगा देते हैं। वहाँ की झाड़ियाँ बहुत सूखी थीं, इसलिए आग तुरंत लग जाती है और आग की लपटें इतनी तेज़ उठने लगती हैं कि पूरे किनारे पर रोशनी छा जाती है। लेकिन करण और संयम अभी भी बहुत डरे हुए थे। करण ने संयम से कहा, संयम, मेरे को लगता है ये वही दानव है जिसके बारे में सारे लोग कहते थे कि ये रूप भी बदल सकता है। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि ये कोई भटकती श्रापित आत्मा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि ये दानव अगर किसी के खून की एक बूंद भी सूंघ ले तो ये उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। संयम और करण यही सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी ऐसा लगा कि पीछे से कोई चलता हुआ उनके पास आ रहा है। संयम और करण पहले से ही बहुत घबराए हुए थे। दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। और करण ने रोते हुए कहा, संयम भाई, अब हमारा मरना लगता है तय है। संयम, जो खुद भी बहुत डरा हुआ था, उसने कहा, ऐसा मत कहो, अभी भगवान है, वो हमें बचाएगा। संयम ने रमेश के हाथ से टॉर्च ली और कहा, अब यहाँ पर रुकना नहीं है। उसके बाद दोनों पूरी जान लगाकर दौड़ने लगते हैं। वो भी उसी जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर जाने को पूरा दम लगाकर जाते हैं। लेकिन उन दोनों में से ही किसी की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक बार भी वो पीछे मुड़ के देख लें। तभी संयम ने सामने देखा, उन्हें एक झोपड़ी नजर आई। संयम ने कहा, करण, शायद हम इस जंगल से बाहर निकल गए हैं। दोनों भागते हुए उस झोपड़ी के पास खड़े हो गए। वहाँ पर एक काली धोती पहने हुए एक जवान आदमी बैठा हुआ था। करण और संयम वहीं के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ ऐसी झोपड़ी नहीं देखी थी और इस आदमी को तो पहचानते भी नहीं थे। लेकिन फिर भी वो दोनों उस जवान आदमी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने उस जवान आदमी से कहा, भैया, आगे मोहल्ला कितनी दूर है? उस जवान आदमी ने कहा, तुम मोहल्ले में तो हो, यहीं से तो मोहल्ला शुरू होता है, सबसे पहला घर मेरा ही तो है। लेकिन दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ना उन्होंने कभी इस आदमी को देखा था और मोहल्ले में कभी ऐसी झोपड़ी भी नहीं देखी थी, और उसकी बातें थोड़ी अजीब भी लग रही थी। इसलिए दोनों उठकर वहाँ से जाने लगे। अब पहले से ही भागते हुए वो बहुत थक चुके थे, इसलिए थोड़ा आराम से जा रहे थे। करण ने कहा, संयम, आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, लगता है, क्योंकि इस जंगल में हम रोज़ आते जाते हैं। आज इस जंगल में हम सभी भटक गए हैं और लगभग 9 मिनट का रास्ता और हम बाहर नहीं निकल पाए अभी तक। वो भी अब मुझे लगता है कि हम बचकर नहीं जा पाएंगे यहाँ से। करण की ऐसी बातें सुन के संयम ने कहा, अब तो चुप हो जा यार, तेरी वजह से हम दोनों इतनी देर से निकले वहाँ से नदी से। मैं तो पहले ही कह रहा था कि जल्दी चलते हैं,
लेकिन तुझे पता नहीं क्या कंकड़ों का लालच था, और लालच के चक्कर में आज हम यहाँ पर फंस गए हैं। दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर रुके नहीं थे। जंगल की आगे की तरफ लगातार वो चले जा रहे थे। तभी संयम की टॉर्च की रोशनी किसी चीज़ पर पड़ी। थोड़ा ध्यान से देखा तो वही जवान आदमी अब उन दोनों के ठीक सामने पर खड़ा हुआ था। संयम और करण अब क्या करें, ये दोनों वो समझ नहीं पा रहे थे। तभी वो दोनों फिर पीछे की तरफ भागने लगे। दोनों बस एक मुट्ठी भरी पीछे गए होंगे कि उन्होंने देखा वहीं पतला हड्डी जैसा, जिसे जानवर या दानव भी कह सकते थे, वह उनके पास खड़ा हुआ है। संयम, करण दोनों चीखने और चिल्लाने लगे और कहने लगे, हमें हमारे पीछे क्यों पड़े हो तुम? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन उस दानव ने उनकी कुछ भी बात नहीं सुनी। वह पता नहीं क्या कह रहा था। तभी पीछे से उस जवान आदमी ने संयम को पकड़ लिया और घसीटते हुए ले जाने लगा। पर संयम उस जवान से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था, और थोड़ी ही देर में संयम की आवाज़ मानो पूरे जंगल में गूंज रही हो, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे। और वो जो जवान आदमी अब वहाँ पर बिल्कुल भयानक रूप में आ गया था। करण ने देखा जो संयम को ले जा रहा है वो भी घसीटता हुआ वह जवान अब पूरा बदल कर उस आदमी की तरह हो गया था जो उसके सामने खड़ा हुआ था, पतला और एकदम हड्डी सा। और देखते ही देखते उसने करण को पकड़ा और पीछे से जकड़कर उसे भी घसीटते हुए थोड़ी दूर ले गया। फिर उस दानव ने रमेश को तड़पा तड़पा कर मार दिया और उसका सर उसी बरगद के पेड़ से टांग दिया। उसने करण के शरीर से एक एक बूंद खून चूस कर लिया था। और अगले दिन लोगों को करण और संयम की लाश बहुत बुरी हालत में वही बरगद के पेड़ के पास मिली। कहते हैं कि उस जंगल में आज भी रोज रात को वह दानव घूमता है जो एक साथ कई रूप बदल लेता है। और अगर उसे गलती से भी किसी भी इंसान की खून की बदबू नाक में चढ़ गई तो वो उस इंसान को कहीं से भी ढूंढ कर मार देता है। ये वहाँ कई वर्षों चला आ रहा था। उस जंगल के बारे में संयम और करण को भी इस मोहल्ले के बड़े बड़े लोगों ने बता रखा था, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने ये बेवकूफ़ी तब भी करी और आज उन्हें अपनी मौत से हाथ धोना पड़ा। पहाड़ों के चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उसी सड़क पर एक न्यू मॉडल की ब्रांडेड कार बड़ी स्पीड से दौड़ी जा रही थी। कार के अंदर 4 लोग सवार थे, राहुल, मिनी, सपना और अजय। राहुल बड़ी स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो सब एडवेंचर के शौकीन थे। उसके पीछे बैठे हुए अजय ने राहुल से कहा, शाम के 5 बज गए हैं, कोहरा बढ़ने लगा है, शायद हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन हम कहाँ रुकेंगे अजय? यहाँ दूर दूर तक कोई आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है, और जंगल में रुकना मुसीबत को दावत देने जैसा है। राहुल की बात का जवाब अजय देते हुए बोला कि भाई सुन, ब्रेक। इतने में ही अचानक राहुल ने कार के ब्रेक दबा दिए और कार एक झटके से अचानक रुक गई। अजय ने राहुल से कहा, क्या हुआ? तूने अचानक कार क्यों रोक दी? वहां सामने देख, कोई खड़ा है। अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई, वरना ये कार के नीचे आ जाता। कौन खड़ा है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, अजय अपनी आंखें मसलते हुए बोला। मिनी ने सामने देखकर कहा, तुम कहाँ की बात कर रहे हो राहुल? मुझे तो सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। राहुल मिनी से कुछ कहता कि तभी अजय के बगल में बैठी हुई सपना ने कहा, राहुल, अगर तुम सब लोगों को डराना चाहते हो तो तुम्हारी एक कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी।
देख नहीं रहे सड़क अब सब सामने खाली है, जल्दी चलो। सपना की बात सुनकर राहुल ने कहा, तुम लोग मुझे क्या पागल समझ रहे हो? अगर मैं गाड़ी के ब्रेक नहीं दबाता तो वो इंसान गाड़ी के नीचे आकर मर जाता। इतना कहकर वो कार से उतर गया, मगर जैसे ही वो कार से बाहर उतरा तो उसने देखा सामने सन्नाटा था, वहाँ कोई नहीं खड़ा था। अजीब बात है यार, अचानक कहाँ गायब हो गया? राहुल फिर से कार के अंदर बैठ गया। मिनी ने राहुल से कहा, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई खड़ा हो। जब गाड़ी के बाहर निकला तो देखा कोई नहीं था। हम तो तुमसे बोल ही रहे थे कि तुम्हें वहम हुआ है। राहुल ने फिर से गाड़ी ड्राइव शुरू कर दी और हंसते हुए सबसे कहा, तो दोस्तों अब तैयार हो जाओ, हम कुछ घंटे में उस गेस्ट हाउस में पहुंच जाएंगे। हमारी कार इस वक्त मनाली के ऊंचे पहाड़ों की सड़क पर चल रही है। अब जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ेगी ठंड और बर्फ बढ़ती जाएगी। तीनों लोग अपनी मोटी जैकेट पहनकर वहां पर बैठे हुए थे। वैसे राहुल, तुझे उस गेस्ट हाउस का पता किसने दिया? मैंने गूगल पर सब जगह ट्रैक किया, पर मुझे उस जगह का नामो निशान तक नहीं मिला। कुछ जगह अदृश्य होती हैं अजय। वैसे मुझे उस गेस्ट हाउस का पता एक औरत ने फ़ोन पर दिया था। कौन थी वो? पता नहीं यार। क्या बात कर रहा है? अबे बेवकूफ़, तू मरवाएगा। तू उसे जानता तक नहीं है और तू हमें दिल्ली से इतनी दूर ले आया। एडवेंचर इसी को तो कहते हैं दोस्त, मिनी और सपना ने हंसते हुए कहा। राहुल, तू एक दिन हम सबको अपने एडवेंचर के चक्कर में मरवाएगा। लगभग 2 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक आलीशान गेस्ट हाउस के सामने रुक गई। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई थी। उस गेस्ट को देखकर तीनों की आंखें हैरत में फट गई। सपना ने कहा, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ मालूम होता है और ऐसा लगता है कि ये अभी अभी बना है। चारों दोस्त उस गेस्ट हाउस के अंदर चले गए। रिसेप्शन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि बहुत बूढ़ा था। राहुल ने उससे कहा, हमें 2 रूम चाहिए। कि अचानक पीछे से किसी औरत की आवाज़ उन सबके कानों में टकराई। वरीशा के गेस्ट हाउस में तुम्हारा स्वागत है। बहुत बहुत के बाद यहाँ पर कोई मेहमान आया है और मेहमानों को रूम में ऐसे नहीं दिए जाते। वैसे भी ये पूरा गेस्ट हाउस आज पूरा खाली है, लेकिन अब भर जाएगा। सब दोस्तों ने देखा सामने एक निहायत खूबसूरत औरत ब्लैक नाइटी पहने हुए खड़ी थी। राहुल ने कहा, क्यों, यहाँ के नियम कायदे सबसे अलग हैं क्या? वरीशा ने कहा, ऐसा ही समझ लो। वैसे तुम यहाँ पर इतनी दूर कैसे चले आए? यहाँ पर तो शायद ही कोई आता है। वैसे तुम सबके नाम क्या हैं? राहुल ने कहा, मेरा नाम राहुल है और ये मेरे दोस्त हैं अजय, सपना और मिनी। रहा सवाल यहाँ आने का, तो हमें शुरू से ही एडवेंचर करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी का मज़ा ज़िंदगी से खेलने में है। आम ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन ख़ास ज़िंदगी वही जीते हैं जो खास होते हैं। वरीशा कहती है, तुम्हारी सोच काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी बुलंद भी है। मुझे ऐसे ही मर्द अच्छे लगते हैं। मज़ा आएगा। आओ तुम्हें कमरे दिखा देती हूँ। थोड़ी देर के बाद वो चारों अपने अपने रूम में थे। राहुल और मिनी को ऊपर का रूम और अजय, सपना को नीचे वाले पोर्शन में रूम दे दिया गया। राहुल जहाँ खुश था, वही मिनी अब डरी हुई सी सो रही थी। उसे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था और यही हाल सपना का भी था। मिनी डरा हुआ चेहरा देखकर राहुल ने मिनी से कहा, क्या बात है? मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए था। पता नहीं क्यों राहुल, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है और सच बताऊं तो डर भी लग रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे कि हम लोग बहुत ही अजीब जगह पर हैं? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब ये राहुल कि पूरे गेस्ट हाउस में हम चारों अकेले हैं और वह औरत वरीशा कितनी अजीब सी नज़र आ रही थी। उसकी आंखों की चमक देखी, जैसे उसकी आंखें इंसान की नहीं, किसी भेड़िए की हो।
तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हो मिनी। तुम्हें भी तो एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर अचानक डरने कैसे लगी? तुम्हारी बात सही है राहुल, मगर मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एडवेंचर के शौक में हम किसी गलत जगह आ गए हैं। अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और राहुल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने बड़ी हुई वरीशा अजीब सी निगाहों से राहुल की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राहुल अपने आप को सम्मोहित सा महसूस करने लगा। वरीशा ने बड़ी रहस्यमय मुस्कान से राहुल से कहा, तुम्हें तुम्हारा दोस्त अजय नीचे बुला रहा है। वो क्या है, मौसम की खराबी की वजह से मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। राहुल उसके साथ नीचे की ओर चलने लगा कि अचानक वरीशा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। अचानक इस तरह से हाथ पकड़ने से राहुल के बदन में अजीब सा नशा चढ़ गया। वरीशा अचानक वरीशा बुरी तरह से लिपट गई और राहुल के खून में वासना की लहर दौड़ गई और वह आनंद में खो गया। वो ये देखना भी भूल गया कि वरीशा का चेहरा कितना भयानक हो गया था। उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि जमीन तक आ गए थे। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसके लंबे और पैने दांत बाहर आ चुके थे। एक ही झटके में उसने अपने दांत राहुल की गर्दन में गाड़ दिए और राहुल की चीख उस वीरान गेस्ट हाउस में गूंज गई। राहुल मृत अवस्था में गिर गया। सपना ने कहा, ये तो राहुल की आवाज़ है, लगता है वह किसी मुसीबत में है। अजय ने कहा, तुम सही कहती हो सपना, तुम दरवाज़ा बंद रखना, मैं अभी आता हूँ। और अजय पूरी ताकत से उस दिशा की ओर भागने लगा जहाँ से राहुल की चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। अजय वहाँ पहुँच गया जहाँ राहुल की लाश पड़ी हुई थी। राहुल का चेहरा बुरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था। उसके शरीर से खून का एक कतरा निचोड़ दिया गया था। अचानक राहुल की निगाह ऊपर छत की ओर पड़ी। वहाँ का नज़ारा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल बाहर निकलकर आ जाएगा। वरीशा ऊपर छत पर चिपकी हुई थी। उसके बाल नीचे सीढ़ियों तक आ रहे थे और उसकी आंखें सफ़ेद थीं और उसका चेहरा किसी बेहद भयानक था। अचानक वरीशा बड़ी बड़ी फुर्ती से उसके ऊपर चढ़ गई और एक ही झटके में उसने अपने लंबे और पैने दांत अजय की गर्दन में गाड़ दिए। अजय को चीखने तक का मौका नहीं मिला। अजय भी मृत अवस्था में ज़मीन पर गिर गया। काफ़ी देर बाद भी अजय कमरे में वापस ना लौटा तो सपना बेचैन से कमरे में टहलने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? सपना, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। अजय की आवाज़ सुनकर सपना की जान में जान आई, लेकिन सपना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़ी हुई वरीशा शैतानी मुस्कुराहट लिए वहाँ पर खड़ी हुई उसे घूर रही थी। अजय कहाँ है? ये कौन सी जगह है और तुम लोग हो कौन? अजय सही जगह पहुँच चुका है, लेकिन वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। वैसे भी तुम सब लोगों के साथ एडवेंचर करने का बहुत शौक था ना। इतना कहकर वरीशा का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं और उसकी ज़ुबान बाहर की ओर निकल आई। किसी छिपकली के मनिंदा वरीशा ने अपनी ज़ुबान के ज़रिए बड़ी फुर्ती से सपना को पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड में सपना का शरीर बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, मानो कि उसके बदन का खून निचोड़ दिया गया हो और उसका बेजान शरीर ज़मीन के नीचे पड़ा। अचानक उसकी निगाह घबराई हुई मिनी पर पड़ी, जो कि राहुल को तलाशती हुई नीचे तक आ गई थी। अचानक मिनी पूरी ताकत से वहाँ से भागने लगी और वह भागकर बाहर की ओर आ गई। उसके कानों में वरीशा की आवाज़ टकराई, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती मिनी, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी ज़रूरत है। आज के बाद तुम सब लोग इस गेस्ट हाउस में सब लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। मैं बरसों की अकेली हूँ। हम सब लोग आज सब साथ बैठकर डिनर करेंगे।
लेकिन मिली बस पागलों की तरह वहाँ से भागी जा रही थी। वह कहाँ भाग रही थी उसे खुद नहीं मालूम था कि तभी मिनी का जिस्म किसी से टकराया। मिनी ने देखा तो सामने अजय, राहुल और सपना उसका रास्ता रोके हुए खड़े थे। वह ये अच्छे से जानती थी कि वो तीनों मर चुके हैं, इसलिए उसने पूरी शिद्दत से भागना जारी रखा। भागते हुए उसके पैर जवाब देने लगे थे और उसकी सांस फूलने लगी थी। अचानक उसे सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे उठा रहा हो। वो मिनी उठकर बैठ गई, मगर ये क्या, उसने अपने आप को उसी जगह पर खड़े हुए पाया जहां राहुल की कार पहली बार रुकी थी। एक व्यक्ति लाल लाल आंखों से खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। मैं भी तुम्हारी ही तरह एडवेंचर करने की शौकीन था और इसी एडवेंचर में मैं और मेरे साथी मारे गए। मेरी हद बस यहीं तक है, इससे आगे मैं नहीं जा पाता। मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश की थी, तुम्हें डरा कर। अगर तुम में से कोई नहीं माने, तुम जानती हो तुम जिंदा क्यों बच गई, क्योंकि वरीशा सुबह 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन वो कौन सी जगह है? बस इतना समझ लो, वो जिसे चाहते हैं उसे अपने पास बुला लेते हैं। पूरी दुनिया की नज़र में वो और उनका गेस्ट हाउस अदृश्य है, जहाँ पर जो भी जाता है फिर वह वहीं पर हमेशा के लिए रह जाता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी ये थी। अब मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। देखो दोस्तों, जो भी अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मेरे से बात कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर अगर आपको अपनी स्टोरी भेजनी हो या फिर आपको कुछ भी डिस्कस करना हो, तो आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन है या फिर इंस्टा सेक्शन है या फिर आपके पास जीमेल है, तो आप मेरे को कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, मेरी हर वीडियो के मैं हर वीडियो के लिए कहता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करिए कीजिए कि कैसी वीडियो बनी है कैसी नहीं, और आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। ठीक है। इससे मेरा एक फ़ायदा होता है, इससे मेरे को ये पता लगता है कि अब मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना आगे। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और धन्यवाद।